सर ठीक है। अरे थर्सडे को जो क्लास हो रही है ना बेटे, ये सिर्फ डाउट क्लास या न्यूमेरिकल्स की क्लास नहीं है, अब रेगुलर क्लास होगी, है ना? क्योंकि आपके चैप्टर्स काफी बचे हुए हैं ना, तो अगर हम इस तरह से क्लास नहीं लेंगे तो आपका सिलेबस टाइमली फिनिश नहीं है ना, वो जरूरी है ना, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होती तो विल नॉट टेक द क्लास, है ना? तो थोड़ा सा आपको है ना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा से बेनिफिट्स काफी होंगे, है ना? तो इसको आप मत समझना कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे या रेगुलर थ्योरी इसमें प्रोसीड करेगी, है ना, 1.5 आवर की क्लास में, है ना? तो उसके लिए हम करेंगे। डाउट्स के लिए मैं कुछ प्रोविजन लाता हूँ, है ना? अब से सर हाँ हर हफ्ते थर्सडे को रेगुलर क्लास होगी। हाँ, थर्सडे के दिन रेगुलर क्लास होगी, और थर्सडे के दिन रेगुलर क्लास होगी। किसी दिन अगर डाउट्स वगैरह होगा तो मैं आपको कन्वे कर, है ना? किसी दिन अगर मुझे डाउट्स लेना होगा, डाउट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, डाउट्स लेना होगा तो आई विल कन्वे, है ना? अदरवाइज रेगुलर के दिन जो है थर्सडे के दिन रेगुलर क्लास, क्योंकि आप देखो ना अभी आपके बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए, तो अगर वो हम नहीं लेंगे ना तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना? कंप्लीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कुछ दिनों बाद क्या होगा ना, स्कूल्स में एग्जामिनेशन आ जाएंगे, फेब में स्कूल एग्जाम ले लेगा और मार्च एंड से वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर, है ना? और एक बार नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया फिर तो आप 12th का पढ़ोगे ना, 11th थोड़ी पढ़ पाओगे, है ना? तो वो वेट नहीं करेंगे स्कूल्स वाले ऐसा, है ना? वो अपना जो भी सिलेबस करवाते हैं पार्शियल सिलेबस में करवा देंगे, क्योंकि उनको तो क्या है ना 11th का एग्जाम खाली लेना है, तो 11th का एग्जाम वो पार्शियल सिलेबस में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि आईआईटी जेईई में तो पूरा सिलेबस है, तो हमें तो पूरा आईआईटी जेईई के सिलेबस में जो भी चीज दी हुई है उसको रेगुलरली कंप्लीट करना है पूरा अच्छे से, है ना? ये एडवांस लेवल पे पूरी चीजें कंप्लीट करनी है, उसके लिए टाइम तो देखो लगता है ना? बिना टाइम के वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है? चलो, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना? कि हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना? कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना? तो जो इफेक्ट ऑफ मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने इस तरह से डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना इससे वेक्टर क्वांटिटी, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है क्वांटिटी कौन सी है, बेसिकली आपकी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, है ना? तो इफेक्ट ऑफ मास को जब किसी वेक्टर क्वांटिटी से हम शो करते हैं तो उसी को हम क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इफेक्ट ऑफ मास को हम एक स्केलर क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि जब भी हम किसी work has to be done to move two masses from infinite separation, है ना? external work has to be done to move the two masses from infinite separation, right, to a separation r, है ना, with constant speed stored as potential energy of the system, stored as potential energy of the system, stored as potential energy, है ना? भाई पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन टू मूव द टू masses from infinite separation to a separation r with constant speed stored as a potential energy, and potential is potential energy per unit mass, है ना? and potential is defined as potential energy per unit mass,
ये जो चीज होती है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये आपका होता है ना। कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे आपका मास हो जाएगा, राइट। ये आपने वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा मैं इसको इंक फिल कर लूं, नहीं तो लाइट आएंगे काफी, है ना। वेट फॉर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, वेट वेट करो, मैं अभी वेट करो, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट फॉर मी। हाँ, तो जस्ट हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, तो होता एक्चुअली क्या है कि सपोज दो मास यहाँ पे इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, कि यहाँ पे कोई कैपिटल एम मास है ना, और इससे एक लार्ज सेपरेशन पे दूसरा मास, ये स्मॉल एम मास है, और इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है ना। तो जब इस मास को हम ना एक कांस्टेंट स्पीड से इसके पास लेके आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो होगा ना वो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी में, इसके सिस्टम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट यही है कि भाई किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो वर्क सिस्टम में स्टोर हो जाता है, बाद में उस वर्क एनर्जी सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इनफाइनाइट सेपरेशन से एक मास को पास लेके आओगे कांस्टेंट स्पीड से, तो सपोज पहले तो इनफाइनाइट सेपरेशन था, आप इसको आर पे ले आए, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क होगा ना वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम बात कर रहे थे वर्क की, तो थोड़ा सा वर्क आप जानते हो कि वर्क जो होता है ना वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट है, वर्क जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगा ना तो वर्क डन हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, हम बोलते हैं वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू डी, है ना। कि जब भी इस तरह से वेरिएबल फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल होगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो फोर्स को हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि आपको इंटीग्रेट करें, तो जब आप इसको इस तरह से किसी कांस्टेंट स्पीड से लेके आओगे, तो अगर मैं एक्सटर्नल वर्क निकालूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, और एफ की वैल्यू हम जानते हैं कि एफ की वैल्यू अभी आपने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, हाँ। कि भाई इनफाइनाइट से आर सेपरेशन तक लाने में जो भी वर्क होगा वो सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल, वही बात कर रहे थे कि वर्क सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना। आप लिमिट ले लेंगे, कहां से कहां हम लेके आ रहे थे, और देखो पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से आर पे ले आना है, तो जो वर्क आपको निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो इनफाइनाइट से आर, जो आप यूज सिंबल यूज करते हो दिस स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये आप जो यूज सिंबल यूज कर रहे हो ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, है कि जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, जैसे कि आपके पोटेंशियल, तो जैसे यहाँ से आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, इसको इंटीग्रेट करके लिया है। तो आप ध्यान रखना कि सिंबल्स आपके की ऑडियो है ना, कि इनफाइनाइट से आर सेपरेशन तक लाने में जो भी वर्क होगा वो सिस्टम से स्टोर्ड होगा एज द पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल लिया। तो आपका ये फॉर्मूला है कि कोई भी दो मास जो है ना, आपको बहुत ज्यादा चीजों पे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कि कोई भी दो मास है, सिंपल से आपने बोला एक मास कैपिटल एम है और दूसरा मास आपका स्मॉल एम, एक कैपिटल एम है दूसरा मास क्या है आपका एक स्मॉल एम, इनके बीच में अगर सेपरेशन आ रहा है तो इस सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे,
कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस होती है ना, हमेशा ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई आर, है ना। ये दोनों सिस्टम की क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसका रेफरेंस आप ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। भाई रेफरेंस आपने क्या लिया है, इनफाइनाइट रेफरेंस लिया, कि अगर इनफाइनाइट में पोटेंशियल रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, कि जब इनके बीच इनफाइनाइट होगा, है ना, व्हेन आर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, है ना, जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो किसी आर सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका रेफरेंस इनफाइनाइट होता है, कि अगर इनफाइनाइट सेपरेशन में जब दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा, उस टाइम अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो आर सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ऐसे सर ही ये हम डिफाइन कर लिमिट्स रहे हैं इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल आर पोटेंशियल। कैसे हुई, एक और बात। इनफिनिट मतलब इनफाइनाइट से उसकी डेफिनेशन ही है ना बेटा, कि किसी भी चीज को इनफाइनाइट से आर तक अगर हम लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो लिमिट क्या होती है, कहां से कहां ले जा रहे हैं, पहले इनफाइनाइट पे थे, इनफाइनाइट से आर पे, तो इनफाइनाइट से आर तक लाने का जो वर्क होगा ना, वही सिस्टम एक ऐसे स्टोर होगा पोटेंशियल, वो डेफिनेशन ही है इसकी। वह वर्क जो इनफाइनाइट से आर तक लाने में जो होता है, वही सिस्टम एक ऐसे स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल। इसलिए मैंने इनफाइनाइट टू आर लिया और लिमिट पुट करके ये फॉर्मूला। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सेपरेशन में जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, तो आर सिस्टम में इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जैसे कि आपकी माइनस जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई क्या हो जाएगा, आर। तो ये हमने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब एक टर्म आ गया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, एक टर्म आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। भाई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये क्या हो जाएगा, तो अगर ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज होता है, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V हो जाएगा, और V जो हो जाएगा ना वो U बाई एम हो, हाँ, कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ से आप निकाल लो, अगर मैं U की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर, है ना, कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एम बाई आर। और इसका भी रेफरेंस वही होगा कि अगर R इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे किसी सिस्टम का पोटेंशियल जीरो है ना, तो किसी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर, है ना। इसका भी रेफरेंस सेम है कि R इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर पोटेंशियल जीरो है ना, तो किसी R सेपरेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल रिलेटेड है, जैसे फील्ड एंड फोर्स रिलेटेड, जैसे फील्ड एंड फोर्स रिलेटेड थे, वैसे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या से भी आपको रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप यहाँ पे कोई मास रखोगे, तो ये अपने सराउंडिंग में अपना इन्फ्लुएंस देगा, उसका इफेक्ट होगा। तो जब इस मास से, ऑब्वियसली बात है पॉइंट मास है ये जो भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके किसी पॉइंट मास से, जब इस पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पे अगर मैं फील्ड निकालूं, एक कोई वेक्टर क्वांटिटी से इसको रिप्रेजेंट करूं, तो इसी को हम बोलते हैं फील्ड। तो फील्ड आपको होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, कि फील्ड हमेशा किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द मास। और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट मास की वजह से, ये आपने पढ़ा है पॉइंट मास की वजह से फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो जीएम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इस मास का इन्फ्लुएंस को अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करूं, तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा इसका कुछ, है ना। और वैसे पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर, और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस जीएम बाई आर। फील्ड का मैग्नीट्यूड जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस जीएम बाई क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल, है ना। तो आपने इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे निकाल लिया, एक क्वांटिटी वेक्टर थी, दूसरी क्वांटिटी स्केलर। अब वही चीज है, अब इसके इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा मास आएगा, कि इसके इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा मास आता है, तो आपको क्या है, फिर पोटेंशियल, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपने निकाल लिया, अभी कोई दो मास नहीं है, लेकिन अगर इस पॉइंट में कोई हम दूसरा स्मॉल एम डैश मास प्लेस कर दें, है ना, तो इस एम डैश मास के ऊपर फोर्स लग जाएगा, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास एम डैश इनटू फील्ड,
जैसे फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकालते हैं, वैसे ही जब ये m डैश आएगा, अगर पोटेंशियल भी पता है तो पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे इसकी फोर्स आ गई वैसे ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी m डैश इनटू। तो आप ध्यान रखना कि मास का हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं तो दो क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वेक्टर जो कि फील्ड होती है, फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स आ जाएगा, एक स्केलर जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, या एक्सटर्नल वर्क डन। बात एक ही है कि भाई एक्सटर्नल वर्क डन ही क्या होता है, जैसे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि भाई इसको अगर इनफाइनाइट से वहां तक लाना है तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होगी, है ना। तो आपको बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पास फॉर्मूला एक आ गया कि भाई ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसी को स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस जी एम बाई आर आ गया ड्यू टू पॉइंट मास। कि पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, जैसे आपकी माइनस जी एम बाई स्मॉल। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करें इस वापस से। सर ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये अभी आपने स्मॉल m के लिए निकाला है ना? हाँ, नहीं पूरे सिस्टम का होता है, किसी एक चीज का लेकिन नहीं सर होता है। अगर हम इसे कैपिटल M से डिवाइड करेंगे तो फिर अलग वैल्यू आएगी। हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो मैंने निकाला है वो कैपिटल एम की वजह से निकाला। हाँ कैपिटल एम से आर डिस्टेंस तो पोटेंशियल लिखना है। अगर यहाँ पे हम कैपिटल एम लिख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैपिटल एम की वजह से। यस। अगर हम स्मॉल एम लिखते हैं तो स्मॉल एम की वजह से। तो जो भी एक मास होता है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालते। तो ये जो पोटेंशियल है कैपिटल एम की वजह से। हाँ, जब दूसरा मास आएगा तो उस मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको v से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा जो यहाँ पे है ना। कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर v की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी आपको वही आएगी, g कैपिटल m इनटू m डैश बाय r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एक सिंगल मास की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम 2 मास होंगे, उस सिस्टम की फिर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। अगर कोई पॉइंट मास है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। आपने एक फॉर्मूला जस्ट लिखा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अगर कोई पॉइंट मास है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर हो जाएगा, है ना। कैपिटल एम पॉइंट मास की वजह से आर डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो ये पॉइंट मास की वजह से फॉर्मूला। लेकिन आपको पता है कि आपका एक मास होना कोई जरूरी थोड़ी है, कि आपको तो बात करना होता है सिस्टम की, कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की वजह से कितना होगा। तो ये निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका अलजेब्रा बड़ा आसान होता है, सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि इस तरह से कोई ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल में कैपिटल एम मास यहाँ पे रखा हुआ है और एक कैपिटल एम मास यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इस ट्रायंगल की साइड सपोज हम ए ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसके एपेक्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, आपको निकालना है एपेक्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा दोनों की वजह से। तो इस m की वजह से पोटेंशियल होगा और इस m की वजह से भी पोटेंशियल होगा, दोनों का सिंपल सम हो जाएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल वहां पे हो जाएगा एपेक्स पे, इस p पॉइंट पे, वो आपका हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई ए इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी माइनस जी एम बाई ए। तो अल्टीमेटली टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आपकी माइनस 2 जी एम बाई, है ना। कि सिंपल सम हो जाएगा कि दोनों नेगेटिव होंगे और नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर कितना जाएंगे, माइनस 2 जी एम, है ना। ये वहां पे क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो जैसे आपने निकाला था ना कि इस दो मास की वजह से फील्ड कितना हो, तो फील्ड में तो डायरेक्शन थी इसलिए आपने वेक्टर सम किया, लेकिन पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं हो, इसकी वजह से नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल कितना। इसका जो सम होता है वो बहुत सिंपल है। तो जैसे आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फील्ड निकाला, वैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम पोटेंशियल निकालना भी सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना। कि पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना सीखते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे आपने ये निकाला था
कि यहाँ पे कोई इस तरह से रॉड है ना, कि जस्ट आपका ये कोई इस तरह से रॉड था, आपने बोला ये कोई रॉड है, रॉड का लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ हो गया, इसी को हम बोलते हैं dm by dx। इस रॉड की लेंथ सपोज l है और इस किसी ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। आपका पर्पस ये है कि फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। रॉड की वजह से, रॉड अगर सोर्स है तो रॉड की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो, तो आप देखो आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो पॉइंट मास के लिए है, लेकिन ये पूरा रॉड पॉइंट मास थोड़ी है, तो इसमें आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत सारे मास है और सारे मास के डिस्टेंस वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल हो गया ना, तो आप x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले और इस एलिमेंट की जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी dx। या आप x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लोगे, उस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी dx, और इस एलिमेंट का जो मास होगा वो मास आपका हो जाएगा d। तो पहले हम निकालेंगे इस dm की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले जो आप कैलकुलेट करोगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस dm, वो पोटेंशियल आ जाएगा, वो जो पोटेंशियल dv होगा वो आपका हो जाएगा माइनस gx। वही इससे इसके डिस्टेंस x है तो ये छोटा सा चीज तो पॉइंट मास होगा, तो माइनस g dm by x हो जाएगा। और dm की वैल्यू हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा, dm इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका लैम्डा इंटू dx होगा। dm की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो लैम्डा इंटू dx, अल्टीमेटली जो dv की वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा माइनस, है ना, इंटू dx by x, है ना। और आपको है कि इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दोगे, वैसे से बहुत सारे मास होंगे, सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ पे 2 मास थे तो आपने ऐड किया, लेकिन इसमें तो बहुत सारे मास है ना, तो बहुत लार्ज क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जो टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस जी लैम्डा, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x है, और x की लिमिट अगेन वही, x की किस वैल्यू से रॉड स्टार्ट हो रहा है a से, और x की किस वैल्यू तक जा रहा है a प्लस है, तो इसकी लिमिट आपकी हो जाएगी a टू a प्लस है। तो आपको पता है dx by x log x हो जाएगा, आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा g लैम्डा ln ऑफ a प्लस l by a हो जाएगा, ये आ गया पोटेंशियल। और पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो जूल पर केजी हो जाएगी, हाँ, जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे ना तो उसका जो यूनिट होगा वो जूल पर केजी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बाई मास है ना, एनर्जी जूल हो गई बाई केजी, तो इतने जूल पर केजी वहां पे क्या होगा पोटेंशियल, आपने निकाल लिया। भाई पॉइंट मास अगर होंगे तब तो अलग अलग ऐड कर देंगे, लेकिन अगर कोई कंटीन्यूअस मास होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके आपने पोटेंशियल निकालेंगे। अब अगर यहाँ पे कोई m डैश मास आता है, कि अभी तक कोई मास नहीं था वहां पे, इस रॉड ने वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, वो इतना। अब अगर कोई m डैश मास रखते हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m डैश, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m डैश, या पूरे सिस्टम की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m डैश कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m डैश जो होगा वो m डैश इनटू v होगा। पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स, जैसे फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, वैसे पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा पोटेंशियल, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जानना है कि इस तरह से इस रॉड की वजह से हमने उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकाला। सर ये अब जस्ट पॉइंट मास स्केलर से यहाँ से इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, स्केलर है तो। हाँ स्केलर है, स्केलर में वेरिएबल है ना, डिस्टेंस वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, तो अगर एक्स अलग अलग है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ स्केलर क्वांटिटी में हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में पहले रिजॉल्व करते थे, लेकिन इसमें रिजॉल्व नहीं कर सकते आप क्योंकि स्केलर इंटीग्रेट तो ये भी होगी, स्केलर क्वांटिटी में इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब स्केलर सम होता है, इंटीग्रेट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी के सम को ही इंटीग्रेशन,
तो ये आपका आ गया एम डैश इंटू बी। तो ये ध्यान रखना कि कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अदरवाइज आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। तो भाई कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आप यहाँ पे याद रखोगे। हाँ बेसिकली हाँ इसमें जो है ना, नेगेटिव साइन का मतलब सिंपल सा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को बाइंड करके रखता है। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो उससे रिलेटेड एनर्जी नेगेटिव है कि आप एनर्जी दोगे तो सेपरेट हो। जब भी कोई चीजें बाइंड करके रहती है ना, बाइंडिंग एनर्जी, जैसे आप पढ़ते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होता है, वैसे यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है ना, तो चीजों को बाइंड करके रखता है। जब बाइंडिंग एनर्जी होगी कहीं पे भी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव है ना, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। कि भाई इतनी एनर्जी देंगे तो इनफाइनाइट सर्कुलेशन का ऑपोजिट कि अभी एनर्जी नेगेटिव है, कुछ एनर्जी अगर हम दे दें और एनर्जी अगर जीरो कर दें सिस्टम की तो वापस से इनफाइनाइट में पहुंच जाए, है ना। वो आपका बाइंडिंग एनर्जी जब भी होगी कहीं पे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, वो हमेशा चीज क्या होगी, जैसे कि आपकी नेगेटिव है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए पोटेंशियल के, जैसे आपने फील्ड के पढ़े है ना, कि जैसे आपने फील्ड के फॉर्मूले पढ़े थे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के भी कुछ फॉर्मूले है ना। तो जो फॉर्मूला है ना उसमें एक फॉर्मूला तो सबसे पहले पॉइंट मास की वजह से आ गया कि भाई कोई भी अगर पॉइंट मास है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है। सेकंड फॉर्मूला इस रॉड की वजह से आ गया है ना, कि रॉड की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो अभी आपने लिख लिया कि v की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा माइनस जी लैम्डा ln ऑफ a प्लस एल बाई ए, है ना। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया किसका आंसर की आपका, किसी रॉड की वजह से। ऐसे थर्ड आ जाएगा आपका, है ना। थर्ड जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, है ना, कि आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग। इसको डिराइव नहीं करना है आपने, बस फॉर्मूला देना, ड्यू टू रिंग, है ना, ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट। भाई किसी भी रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, किसी एक्सियल पॉइंट पे। ये आपका कोई रिंग है ना, इस तरह से आपका कोई रिंग है और रिंग का अगर रेडियस आर है तो इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको निकालना है। निकाल सकते हैं पोटेंशियल। तो फॉर्मूला बस याद रख लो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो इसमें तो सिंपल ऐड होता है ना, तो सारे जो इसका मास कैपिटल है तो सारे जो एलिमेंट होंगे उसकी डिस्टेंस तो सेम ही होगी। भाई ये एक्स और ये आर है तो कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कोई भी पेरिफेरी पे एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस इतनी होगी, तो सिंपल आपको याद आ जाएगा कि पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो माइनस जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू द रिंग। ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एज अ फोर्थ फॉर्मूला, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। कोई अगर डिस्क होगा तो उस डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी, फोर्थ फॉर्मूला, व्हाट इज द gravitational potential, right, right, यूनिफॉर्म डिस्क, है ना। तो इस तरह से आपको कोई डिस्क है ना, डिस्क के इसके बीच में ही मास होगा और डिस्क का आपको सिग्मा डिफाइन होगा, इसकी रेडियस आर है तो इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे आपको निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ माइनस 2 पाई जी सिग्मा, है ना, माइनस 2 पाई जी सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है, डिराइव होता होगा इंटीग्रेट करके, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है।
जैसे रिंग की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे v की वैल्यू इतनी होती है, m इज द मास ऑफ द रिंग। इसमें मास नहीं दिया हुआ है बल्कि मास पर एरिया दिया है, सिग्मा मास पर एरिया होता है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2 पाई g सिग्मा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है। ये चार फॉर्मूले इसमें होते हैं, पॉइंट मास, रॉड की वजह से, रिंग की वजह से, एंड फोर्थ आपका ये तो भाई किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क की वजह से कितना, सर इसमें तो 90 डिग्री हुआ है इसलिए पाइथागोरस लग गई, अगर नहीं होता तो 90 डिग्री एक्सियल पॉइंट का मतलब 90 डिग्री होता है। आपको कहीं भी नहीं निकाल सकते हम, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आप इसके एक्सिस को निकाल एक्सियल पॉइंट तो होगा ही नहीं, इसके सेंटर से पास होता है, वो तो फिर एक अलग न्यूमेरिकल हो जाए। तो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन से है। सर आपने पिछले ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरी टाइप की रिंग पढ़ाई थी, सिंपल रिंग है या वो? वही है बेटा, थिन रिंग है, मैंने इसको अलग से बना दिया ऐसे, एक थिन रिंग है, सेम चीज है, सेम। वैसे रिंग के फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, रिंग की वजह से जो फील्ड होती है ना वो अट्रैक्टिव होती है, और फील्ड की वैल्यू होती है gmx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फील्ड, सेम है। भाई इस पी पॉइंट पे रिंग का इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को जब हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे वो अट्रैक्टिव होगा, है ना, वेक्टर फील्ड जो होगा वो किस तरह होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। उसी को जब हम स्केलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आ जाएगी। ऐसे इस डिस्क से किसी सेंटर से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना हो गया, अगर आपसे कोई अट्रैक्टिव फील्ड पूछता तो अट्रैक्टिव फील्ड की जो वैल्यू हो जाती वो आप निकाल चुके थे, 2 पाई g सिग्मा इनटू 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जैसे थोड़े से बड़े फॉर्मूले हैं लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना, ये सारे फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है जे के हिसाब से, है ना, जे में इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस, और सेम फॉर्मूला नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपके लिए क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है ना, थोड़ा टर्म है ना, लेकिन नॉर्मल सेम फॉर्मूला होता है, है ना। तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म डिस्क। तो आपने दो चीजें डिफाइन कर दी। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। मैं तो अलग अलग चीजें आपने पढ़ी, पे इन्फ्लुएंस होगा, जब वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम फील्ड बोलते हैं, इस डिस्क का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, स्केलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। वो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों में बेसिक रिलेशन क्या है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। वो हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नहीं लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पे, स्फीयर, हाँ स्फीयर के लिए लेंगे, वो एक्चुअली रिलेशन से रिलेटेड है, इसलिए मालूम है ओके वो एक्चुअली रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए भी लिखेंगे रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड आपका E है एंड पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। अब रखना कुछ नहीं है, जब भी कहीं पे आपको पोटेंशियल दिया हो और ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होता है तो फील्ड जो होता है वो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल होता है, माइनस डी बाई डी, है ना, कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके फील्ड आएगी, कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा सर, ये आपका फील्ड आएगा, है ना, कि पोटेंशियल को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, आपका फील्ड आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि फील्ड में डायरेक्शन भी होती है, तो अगर हम बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, फील्ड की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू ये होती है, माइनस साइन बाहर ले लो,
हम लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस आपका हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के, है ना। वैसे तो सही है भाई, किसी भी आर के लोग जब डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव डेरिवेटिव फील्ड होता है। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जब पोटेंशियल को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, जब पोटेंशियल को हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड का वाई कंपोनेंट है, और जब पोटेंशियल को हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड का जेड कंपोनेंट, और बाहर एक माइनस है। अब एक चीज आ गई कि देखो मैंने सिंबल चेंज किया ना, यहाँ मैंने अलग सिंबल बनाया, यहाँ अलग सिंबल बनाया, तो ये ऐसा डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, इसका कुछ अलग नाम होता है क्या, ये कोई अलग डिफरेंशिएशन है क्या? हाँ, इसका एक अलग नाम होता है, जब भी हम इस तरह से लिखेंगे ना, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये सारे ये पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे डेल्टा लिखा है मैंने, डी नहीं लिखा है, इस तरह से घुमाया मैंने इसे, है ना। नॉर्मल अब तक हम डिफरेंशिएशन ऐसा लिखते थे ना डी बाई डी एक्स, ये तो सिंपल डेरिवेटिव होता है, कई बार हम डेल्टा बाई लिखना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जैसे जब आप x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो y z कांस्टेंट ले, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे, और जब z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x y को कांस्टेंट लेंगे। हाँ, तो सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। जैसे हो सकता है ना, पोटेंशियल जो आपका है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन, पोटेंशियल सपोज आपका एक साथ एक्स और वाई जेड तीनों के साथ वेरी कर रहा हो, तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट ले लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट ले लेंगे, और जेड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कंपोनेंट ही आएगा, वाई क्या, वाई जेड हम कांस्टेंट लेंगे। ये ध्यान रखना, ये भी रिलेशन है। वैसे तो सिंपल ये सिंपल नेगेटिव डेरिवेटिव ही क्या होता है, फील्ड होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको तीन कंपोनेंट के फॉर्म में, तो पहली चीज तो याद है कि भाई पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो फील्ड आ जाएगा। अब उल्टा कि अगर आपको फील्ड पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर, भाई रिवर्स प्रोसेस है कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करके अगर कोई चीज आ रही है उसको रिवर्स करेंगे तो वापस वो चीज आ जाएगी, है ना। तो अगर पोटेंशियल पता है तो डिफरेंशिएट करके फील्ड आ गया, तो फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आ गया। हम यहाँ पे जस्ट ये लिख देंगे, है ना, भाई जो सेकंड रिलेशन यहाँ पे होगा वो जस्ट आपको ये होगा, भाई ये तो आपने निकाला भाई पोटेंशियल से फील्ड निकाला आपने, पोटेंशियल से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, फील्ड। अगर आपको फील्ड से पोटेंशियल निकालना है तो जस्ट आप इंटीग्रेट कर दो, है ना, और वो रिलेशन आपका ये हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो जो आप जब यहाँ पे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कि दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी मैं निकालना चाहूँ तो इसी को मैं इंटीग्रेट करूँ, माइनस ई डॉट डी, ये आपने जस्ट ये बोला कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके फील्ड आ जाएगा, तो इस dr को यहाँ मल्टीप्लाई करके अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल वर्क आ जाए, अगर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क या डेल्टा यू, ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी, डेल्टा यू जो होता है दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या डिफरेंस ऑफ क्या लेगा सके आपको, पोटेंशियल। जस्ट आप ध्यान रखना कि ये जो रिलेशन है इससे हम फील्ड को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, और इस रिलेशन से आप पोटेंशियल से फील्ड निकालो,
है ना। इस रिलेशन से हम क्या निकालेंगे, जैसे कि आपकी पोटेंशियल से फील्ड, जैसे कि अभी आपने बोला कि ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल इतना होता है v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। तो अगर मुझे पॉइंट मास की वजह से फील्ड निकालनी है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा माइनस डी बाई डी आर। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा आपका जी एम बाई आर है ना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा सर, आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फंक्शन पता है, डिफरेंशिएट करके फील्ड आ जाएगा, और फील्ड को इंटीग्रेट करके क्या जाएगा सर, आपका पोटेंशियल। तो जस्ट डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करके दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करके हम दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सब टर्म ऐसे ही आप छोड़ देना, आज जैसे जैसे यूज होगा आप अपने आप समझ। बोर्ड दिखा दीजिए। हाँ मैं भी बोल रहा हूँ। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ एकदम ध्यान रखना, dv इक्वल टू ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और ये एक्सटर्नल वर्क है। W एक्सटर्नल का मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क, सिंपली नोन एज ए एक्सटर्नल वर्क। है ना, क्या है एक्सटर्नल वर्क करना, करेक्ट। तो जैसे आप बोल रहे थे स्फीयर वाला केस जो होता है, भाई स्फीयर की वजह से फील्ड आपने निकाल लिया था, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल हम कैसे निकालें, वो अभी आ जाएगा आपका वो, इसलिए मैंने एक कन्वर्जन बताया आपको कि हम यहाँ पे निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ये हॉलो स्फीयर। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फेरिकल शेल आप लिखते, बहुत थिन होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप निकाल चुके हो, आपने पढ़ा था कि भाई इस तरह से अगर कोई हॉलो स्फेरिकल शेल है तो बहुत थिन, है ना, तो इसके आउटसाइड पॉइंट पे सेंटर से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसके बाहर होगी उसके लिए तो एज ए पॉइंट मास बिहेव करेगा ये, वो फॉर्मूला आपका आ गया था माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर में जो फील्ड थी वो जीरो थी, इसके अंदर में फील्ड की वैल्यू कितनी थी, जैसे कि आपकी जीरो, और आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था वैसे कर दिया था कि अगर हम फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाए आर के साथ, है ना, तो अंदर में कोई फील्ड नहीं होगी, जैसे हम सरफेस पे आ जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ये आपका आ गया था जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस थी, उसके बाद फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिक्रीज होगा और इनफाइनाइट में जाके ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। ये तो आपने फील्ड का डिस्टेंस के साथ बनाया, अब आपको निकालना है इसके अंदर एंड बाहर में पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो बाहर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर के लिए तो कोई भी स्फेरिकल चीज अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सटर्नल पॉइंट लिए वो एज अ पॉइंट मास से बिहेव करती है। तो अगर आपको आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है फिर उसके आउटसाइड होगा, उसकी वैल्यू माइनस जी एम बाई आर होगी, जो पॉइंट मास का होता है वही होगा, है ना, कि भैया आउटसाइड अगर मुझे निकालना है कि बाहर में पोटेंशियल कितना होगा तो एज ए पॉइंट मास बिहेव करेगा, माइनस जी एम बाई आर होगी।
अब मुझे ये निकालना है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा किस पॉइंट, क्या अंदर में फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल भी जीरो होता है? नहीं, अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो फील्ड होता है ये होता है माइनस dv बाई डी। तो अगर मैं बोलूं इनसाइड में फील्ड जीरो होती है तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो किसके अंदर जो पोटेंशियल होता है v इनसाइड, ये वही होता है जो v सरफेस पे, हाँ, ये इनसाइड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, और ये कांस्टेंट रहेगा। कितना कांस्टेंट हो जाएगा ये? माइनस जीएम बाई कैपिटल, है ना। ये जो चीज होगी v इनसाइड ये कांस्टेंट रहेगी। होप यू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि फील्ड जीरो है, तो डी बाई डी आर जीरो होगा, मतलब v कांस्टेंट होगा, और v इनसाइड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू वही होगी जो सरफेस पे होगी। मतलब इनफाइनाइट से जब दूसरे मास को लेके आएंगे ना तो बाहरी वर्क होगा जो होगा। यहाँ पे फील्ड है, फील्ड होगा तभी तो फोर्स लगेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। अंदर में तो कोई फील्ड या फोर्स है ही नहीं, है ना। तो अंदर में इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ध्यान रखना कि अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट वही होगा जो सरफेस पे होता है, और सरफेस से माइनस जीएम बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि पोटेंशियल का आप ग्राफ बनाओ कि भाई पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो अंदर में तो ध्यान रखना ये नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होती है। पोटेंशियल का अगर मैं डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊं तो आपको नीचे बनाना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अंदर में। इसको आप हटा दो, तो आपको बताइए कि आउटसाइड में फील्ड इतना होगा, आउटसाइड में पोटेंशियल इतना होगा, इनसाइड में फील्ड इतना होगा, इनसाइड में पोटेंशियल इतना होगा। तो अंदर में फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है सरफेस तक, माइनस जीएम बाई कैपिटल, उसके बाद डिक्रीज होगी इसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होगी और इनफाइनाइट में जाके जीरो, है ना। जैसे यहाँ पे फील्ड जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनफाइनाइट में इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मतलब फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आप हमेशा रखना कि बाहर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर में चेंज, अंदर में अगर फील्ड जीरो है तो अंदर में पोटेंशियल क्या रहेगा? इसलिए आपको कांस्टेंट, है ना। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर स्फेरिकल। ऐसे अगर मैं सॉलिड स्फीयर लेंगे उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल क्या होगा? अगर हम ये निकालना चाहें कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर हम ये निकालना चाहें कि एंड, है ना, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, and of course यूनिफॉर्म, है ना। नॉन यूनिफॉर्म की तो हम बातें नहीं कर रहे, है ना, कि कोई अगर सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म है तो उसकी सॉलिड स्फीयर आप ले लो ऐसे, ये आपका कोई सॉलिड स्फीयर है ना, ऑफ रेडियस कैपिटल। तो अब देखो इसके बाहर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हॉलो या सॉलिड है। अगर आपसे बोले कि व्हाट इज द ई आउटसाइड, ई आउटसाइड तो अभी आपने पढ़ा था वो तो जीएम बाई आर स्क्वायर ही हो, तो वी आउटसाइड भी सेम ही रहेगा, माइनस जीएम बाई आर आ जाएगा। तो बाहर में तो कोई चेंज नहीं है, सॉलिड है। हाँ, अंदर में फर्क पड़ जाता है। अंदर में अगर हम किसी पी पॉइंट पे निकालें तो आपने ई इनसाइड का लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉलर बाई कैपिटल आर, वैसे वी इनसाइड का फॉर्मूला लिखा है ना, कि यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लिख लेंगे? वी इनसाइड, है ना। वी इनसाइड कैसे आएगा? इंटीग्रेट कर, कि आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई इनसाइड इनटू डी आर, है ना, कि ई इनसाइड को डी आर के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वी इनसाइड आएगा, और वी इनसाइड का फॉर्मूला ये होगा, वी इनसाइड की जो वैल्यू वो होती है माइनस जीएम बाई 2r, तो 3 माइनस स्मॉलर स्क्वायर बाई कैपिटल, है ना। ए इनसाइड को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वी इनसाइड का फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पता होते हैं। अगर जीरो होती है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, उसको आउटसाइड भी पता होता है, लेकिन ये फॉर्मूला यूजली वो इग्नोर करते हैं भाई किसके किसी इनसाइड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है ना। तो जैसे आपने फील्ड का ग्राफ बनाया था, फील्ड का ग्राफ आपका ऐसा है ना, आपने पढ़ा था कि फील्ड का जो ग्राफ होगा अंदर में तो स्ट्रेट लाइन ऐसे फील्ड का डिस्टेंस के साथ, और फिर इनवर्स स्क्वायर लॉस ऐसे वेरी करेंगे। वैसे पोटेंशियल का अगर हम फॉर्मूला बनाएं, भाई पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग v इनसाइड का कुछ r स्क्वायर सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक रिलेशन मतलब कर्व होगा, मतलब इसके सेंटर में फील्ड जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। सेंटर का मतलब है स्मॉल r जीरो, स्मॉल r जीरो होगा तो -3 gm/2 आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगी -3 gm/2 है ना। जैसे हम सरफेस पे आएंगे पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज, तो सरफेस पे -gm/r -gm/r कोई चीज है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब स्मॉल r जीरो होगा तो -3 gm/r हो जाएगा सेंटर पे, सरफेस पे आएंगे तो स्मॉल r कैपिटल r तो -gm/r हो जाएगा। इसके बाद ये वाला ग्राफ कर्व होगा कोई ऐसा बनेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला फिर इनवैलिड होगा, फिर तो आउटसाइड वाला जाएगा, तो आउटसाइड के लिए तो सेम ही रहता है ना। इनफाइनाइट में जाके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंदर बाहर की बात है, ये हमेशा ध्यान रखना, अंदर की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल की, और बाहर की कुछ अलग प्रॉपर्टी। तो जो भी पॉइंट मास का कंसेप्ट है वो बाहर के लिए, अंदर के लिए नहीं है ना। अंदर के लिए तो इस तरह से हम सब चीजें निकालेंगे, किस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। एकदम ध्यान से इसको लिखो। राइट, इनसाइड आउटसाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट। सर दिखा दीजिए। ओके, आगे दिखा रहा हूँ। वो बीच में कभी कभार थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई होगी, अदरवाइज हमेशा नहीं देखते तो ठीक है। बस हो जाता है ना, स्क्रीन ब्लर हो जाती है ना। ये ग्राफ बड़े हो गया सर। ओके, है ना, ये हमने कर लिया ऐसे। तो इसी को अब आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। एक तो ये चीज आप याद रखो, एक दूसरी एक और चीज आपको याद रखनी है कि व्हेन ए बॉडी मूव अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स, है ना, कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स के अंडर मूव करती है ना, मैं इसको लिख रहा हूं, बाद में मैं कई बार इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो व्हेन ए बॉडी, ये इस पूरे ग्रेविटेशन का मेन पंच लाइन, व्हेन ए बॉडी मूव अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करती है, इट्स मैकेनिकल एनर्जी, इट्स मैकेनिकल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह मैं बताऊंगा आपको अगर आप नहीं जानते हो तो। एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, रिमेन कंजर्व। पूरे ग्रेविटेशन में अगर मेरे से कोई पूछा जाए ना कि भाई एक क्या लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यही लाइन,
When body move under gravitational force, its mechanical energy and angular momentum remain constant. है ना? तो मैं angular momentum की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूँ. तो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? किस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. है ना? भाई जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट्स सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. जब भी हम वर्ड यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों की सम होती है. ये मैकेनिकल एनर्जी होती है इससे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम E से शो करते हैं और ये आपका K एंड U का सम होता है. K स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, U स्टैंड फॉर पोटेंशियल. हाँ, तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना तो K एंड U का सम कांस्टेंट है. कि पोटेंशियल अगर कम होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी. K एंड U का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ड्यू टू मोशन हाफ mv स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने पढ़ी ली. दो पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी यही तो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर. है ना? कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोजीशन या सेपरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में. राइट, पहले आप इसके ऊपर फोकस करो. K एंड U का सम क्या आएगा? इसलिए आपका, है ना? तो ये थोड़ा सा समझ. जैसे U को मैं मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होता U को मैं अगर ये लिखता M इंटू वी. राइट, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है. अलग अलग सिस्टम की वजह से पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा. रिंग की वजह से अलग होगा, ये तो सिर्फ पॉइंट मास की वजह से, है ना? रिंग की वजह से अलग होगा, डिस्क की वजह से अलग. तो पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. सर mv तो मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम. नहीं एम इंटू कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी नहीं है. यहाँ पे वी जो है वो पोटेंशियल, वी जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यहाँ पे वी वेलोसिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं. वी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ऑलराइट. है ना? मास इनटू स्मॉल वी जो होता है वो मोमेंटम है ना? कैपिटल वी इज यूज्ड फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. वी अगर वेलोसिटी होती तो ये मोमेंटम है ना? क्या करना है ना? हाँ, मतलब एयर मैंने बोला ना सिर्फ वी आर मूविंग, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं. बॉडी मूव अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ओनली ग्रेविटेशनल, है ना? मतलब उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है ना? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव एक ही फोर्स है वो ग्रेविटेशन. मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम भी कंजर्व. अगर एयर फ्रिक्शन होगा तो नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगी. ओनली वर्ड लगा दो, उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना इसके ऊपर आएंगे हम. जो K एंड U का सम होगा ये क्या होगा? बेसिकली आपका कांस्टेंट है. तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान इस तरह से डिस्कस करते हैं. एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज और है वो आई मस्ट डिस्कस, है ना? कई 2-3 बार जेई में आ चुका है ना? कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, कभी ग्रेविटेशन में आता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, कभी ग्रेविटेशन. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए कैविटी? है ना? हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी. स्फेरिकल कैविटी ये अलग चीज है थोड़ी सी, है ना? देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए कैविटी का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर ले ली,
है ना, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर ऐसी कोई एक कैविटी, ये कैविटी भी स्फेरिकल है, इतना पोर्शन आपने इससे बाहर निकाला, एक कैविटी वाला पोर्शन से स्फीयर का हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल, है ना। आपको दिया हुआ है कि इसकी रेडियस कैपिटल है और ये आपकी कैविटी, ये अंदर इतना पोर्शन खाली है, हॉलो है ना, कैविटी बना दिया, और बाकी हर जगह मास है, बाकी हर जगह पे क्या है बेसिकली आपका इस तरह से मास है ना। और इसके आपको दिया हुआ है रो, दिया हुआ है रो इज द डेंसिटी, ये जो भी बॉडी है उसकी डेंसिटी कितनी है बेसिकली आपकी रो है। तो आपको ये निकालना है कि इस कैविटी के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर कोई डी है, कि कैविटी का सेंटर और बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो इस कैविटी के अंदर कितनी फील्ड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी, है ना, कितनी हो जाएगी, है ना। तो ये निकालना एक थोड़ा सा आर्ट है, मैं बताता हूँ इसको, आप सॉल्व करो कि इस कैविटी के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, मुझे निकालना। कहाँ पे पूछा हुआ है, वो लोकेशन नहीं बोला है कहीं भी। जैसे अभी आपने बोला कि अगर ये कैविटी के बजाय शेल होता तो शेल के अंदर फील्ड जीरो होती, लेकिन ये शेल नहीं है ना, है ना, ये तो एक सॉलिड बॉडी थी, सॉलिड बॉडी के अंदर अपने एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाला, तो इस कैविटी के अंदर कितनी फील्ड होगी ये मुझे निकालना। देखो यहाँ पे हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सर डी, है ना। डी डिस्टेंस है सेंटर के बीच, हाँ डी जो है ना बॉडी के सेंटर, ये सपोज C1 है, और जो आपका कैविटी का सेंटर उसके बीच का सेपरेशन, तो मुझे कहीं भी निकालना है इस कैविटी के किसी भी पॉइंट पे कितनी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो हम सुपरपोजिशन यूज करेंगे। देखो हम क्या करेंगे इसमें, कैविटी का कंसेप्ट वही होता है कि पहले हम मान लेंगे कहीं कोई कैविटी नहीं है, तो कितनी फील्ड होगी, और फिर इस कैविटी की फील्ड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप क्या करोगे कि कोई भी P पॉइंट चूज कर लोगे यहाँ कहीं भी रैंडमली, है ना, कि यहाँ पे आपने क्या चूज कर लिया, कोई P पॉइंट, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे पूरे स्फीयर की वजह से फील्ड निकालेंगे। सपोज ये P पॉइंट इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है ना, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, R2, और ये डिस्टेंस जो है वो D, है ना। भाई पूरे के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R1 है, और कैविटी के सेंटर से डिस्टेंस कितनी R2 है, और दोनों के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो D, उसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, और उससे फिर कैविटी वाली फील्ड को माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ पे ले लूंगा E1 is the field due to complete sphere, due to solid sphere, solid sphere, और E2 जो होगा, this is the field due to cavity, ये क्या हो जाएगा, field due to cavity। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एरोडो का क्वेश्चन का है, एरोडो में दिया हुआ है, उसी को हम बार बार डिस्कस करते हैं। मैंने बोला 3-4 बार आया हुआ है ना। तो मैंने बोला फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, अगर कोई कैविटी नहीं होती तो कितनी होती, और फील्ड ड्यू टू द कैविटी है, उससे हम कैविटी की फील्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर। तो अब देखो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना। अभी तो आपने पढ़ा कि ई इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ई इनसाइड। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है वो आपकी होती है माइनस जी एम, सॉरी माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। ये तो फॉर्मूला पढ़ा आपने, हाँ, जो फील्ड की वैल्यू होती है वो ये होती है। अगर हम डायरेक्शन के साथ देखेंगे, वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगाएंगे और एक माइनस लगाएंगे, तो फील्ड अट्रैक्टिव होती है, आर की क्या होगी, अपोजिट होगी। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि इस फॉर्मूले को मुझे डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को किसके टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, डेंसिटी के टर्म्स में। तो मास की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मास स्क्वायर जो होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 IR3। इसको आप यहाँ पुट कर दो,
तो जो ई इनसाइड का फॉर्मूला आएगा, है ना, ई इनसाइड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे आपका देख लो कितना आपका, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना रहेगा आपका, 4/3 पाई रो जी इंटू आर, ये तो आ जाएगा और तो कुछ नहीं बचा, है ना। कैपिटल आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, है ना, और ये 4/3 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, रो आ गया और माइनस साइन बाहर आ गया। माइनस साइन का मतलब समझना कि आर तो बाहर की तरफ होगा, फिर अट्रैक्टिव होती है हमसे, इसलिए माइनस साइन आ गया। तो आपने इनसाइड का फॉर्मूला ये लिखा। अब मैंने बोला कि सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर देखना कि भाई सॉलिड स्फीयर के सेंटर से अगर इस पी पॉइंट की डिस्टेंस आ रही है तो E1 की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। ये जो E1 होगा इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -4/3 पाई रो जी इंटू R1 वेक्टर। तो पूरे स्फीयर से उसका डिस्टेंस R1 है तो आपने R1 ले लिया, ऐसे में E2 ले लो। जो E2 होगा वो कितना हो जाएगा, -4/3 पाई रो जी, है ना। ये E2 किसकी वजह से है, अगर कैविटी की जगह पे कोई सॉलिड स्फीयर होता तो उसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे कितनी पड़ती, तो यहाँ पे ये चीज R2 हो जाएगी, R2 वेक्टर हो गया। तो ये पूरे स्फीयर की वजह से होगी, ये कैविटी की वजह से होगी। अगर कैविटी निकाल लेंगे तो दोनों को माइनस करके आ जाएगा, नेट फील्ड एट पॉइंट पी। अगर सर ये आपसे पूछा आर गया वेक्टर तो यूनिट वेक्टर था सर, आपने इसको ऐसे कैसे कर, वेक्टर नहीं था, यूनिट वेक्टर नहीं था बेटा, वेक्टर है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर थोड़ी था। अब देखो जो आपने इनसाइड का फॉर्मूला लिखा था, R1 R2 क्या है? R1 जो है वो पूरे स्फीयर के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस, जहां पे आपको फील्ड निकालना है, और R2 जो है वो कैविटी के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं पूरे को सॉलिड मान लूं तो सेंटर से R1 डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे R1 को फील्ड वो इस सर कैविटी को वो पी सेंटर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है आउटसाइड द स्फीयर? नहीं यार, इनसाइड द सब चीज इनसाइड ही तो, बाहर तो चाहिए। ओके सर, ये सॉलिड के अंदर वाला पॉइंट है ना, तो इनसाइड का फॉर्मूला वो कैविटी को भी अगर हम सॉलिड पूरा मान लें तो उसके अंदर ही पॉइंट होगा ना, और पूरे स्फीयर के तो अंदर है ही, दोनों में इनसाइड का फॉर्मूला यूज है। लेकिन सर भाई पूरी, हाँ बाहर अगर ये बाहर होता तब अलग फॉर्मूला बनेगा ना? मतलब तो वाला फॉर्मूला यूज करते GM/R², यस, फिर तो हम GM/R² यूज करते जो एज ए पॉइंट मास का हो। ये तो इनसाइड निकाल रहे हैं, तो इनसाइड है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करते। तो इनसाइड में ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर नहीं था, आर वेक्टर था। अब नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी निकालना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी। तो पूरे की वजह से इतना है, कैविटी की वजह से इतना है, तो नेट फील्ड के लिए माइनस कर देना। नेट फील्ड जब आप निकालोगे तो नेट फील्ड आपका हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2, इस दोनों को माइनस कर दो। तो जैसे माइनस करेंगे बड़ा एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। बाकी देखो, बाकी सब चीजें कॉमन आ गई, 4/3 पाई रो जी कॉमन आ गई, यहां से आ गया R2 वेक्टर माइनस R1। ये है ना कि भाई इस पूरे से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, बाकी सारी चीजें कॉमन लेके R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो, अब R1 माइनस R2 वेक्टर क्या होगा, इस ट्रायंगल लॉ से R1 माइनस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, सर ये R1 है, ये R2 है, D वेक्टर के इक्वल। ये R1 माइनस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, D वेक्टर। यस, और D वेक्टर क्या है, दोनों के बीच के सेंटर की सेपरेशन। तो अल्टीमेटली आपकी जो फील्ड आ गई ना, वो पूरे कैविटी के अंदर सेम ही रहेगी, कहीं भी निकाल लो, क्योंकि R1 R2 का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ये आ गया कि भाई फील्ड इनसाइड द कैविटी जो होगा, है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, इस कैविटी के अंदर जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3 पाई रो जी इंटू डी, है ना। डी वेक्टर दोनों के बीच के सेंटर भी क्या है, जैसे कि आपका डिस्टेंस। और देखो ये कांस्टेंट है,
इसमें कोई भी वेरिएबल कम नहीं है ना, सब चीजें कांस्टेंट है, डी भी तो कांस्टेंट ही है ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, मतलब इस कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, इस कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कहने की जरिए आपकी है ना। तो मैं अभी इसको समराइज करता हूँ, पहले आप सर इसको व्हाट इज द डायरेक्ट आई बता रहा हूँ, अभी पहले इसको लिख लो। मैं जब इसको समराइज करूंगा तो उसको समझाऊंगा, तो आप इसको लिखो। ठीक है ना। तो जस्ट आपने ये निकाला कि ये तो पूरी थ्योरी थी, आपने जस्ट ये निकाला कि अगर इस तरह से कोई सॉलिड स्फीयर है ना, आपको बहुत ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम एक कैविटी बना दें, सॉलिड स्फीयर का सेंटर है C1 और कैविटी का सेंटर है C, है ना, और जो डी वेक्टर है C1 से C2 की तरफ, ये डी वेक्टर है ना, इस सेंटर को मिलाने वाले के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और C1 से C2 की तरफ डी वेक्टर, तो हम बोलेंगे बाकी सारा चीज सॉलिड है। अगर इसकी डेंसिटी आपका रो है तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, जस्ट आप एक वर्ड यूज करोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कैविटी रिमेन कांस्टेंट, इसके अंदर फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उस फील्ड की जो वैल्यू होगी E, उसकी वैल्यू का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, 4/3 पाई जी इंटू रो इंटू डी वेक्टर और एक माइनस साइन। तो आप देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम डी वेक्टर के सामने एक माइनस साइन लग गया ना, तो डी के अपोजिट हो जाएगी, है ना, सिंपल सा बोलेंगे डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू डी वेक्टर। फ्रॉम सेंटर ऑफ कैविटी टू सेंटर ऑफ स्फीयर, हाँ हाँ, डायरेक्शन ऑफ E इज एंटी पैरेलल टू डी, जो माइनस साइन बाहर आ गया ना, एक पैरेलल टू डी, तो जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है कि डी वेक्टर अगर बाहर की तरफ है तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से अंदर, ये जो डी वेक्टर है उसके उल्टी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन। तो किसी भी कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पे सेम ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा होगा यहाँ लगा होगा, सब सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम है, डी के एंटी पैरेलल, और उसकी वैल्यू ये होगी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम में हमेशा बाहर वाला तो आपने सीख ही लिया था कैसे निकालते, बाहर भी ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला चेंज होता है, हम क्या बोलते हैं पूरे की वजह से कितना होगा, फिर कैविटी वाला माइनस कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला फिर इनसाइड वाला नहीं आउटसाइड वाला है ना, इसमें तो आपने इनसाइड फॉर्मूला यूज किया है, उसमें क्या यूज हो जाएगा, आउटसाइड। हाँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बिल्कुल बिल्कुल आर से इंडिपेंडेंट आ गया, आर तो कैंसिल हो गया ना, R1 माइनस R2 तो हमेशा डी होगा, कहीं भी ले लो, जैसे इसको मैंने यहाँ भी ले लिया, R1 R2 चेंज हो गए लेकिन डी तो सेम ही रहेगा, है ना, डी क्या रहेगा एक्चुअली आपका सेम, इसलिए तो मैंने कांस्टेंट बोला है कि अंदर में फील्ड की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सर एक सेकंड से हाँ लिख लो प्रियांशु बेटा, बस 4:30 तक क्लास, 5:30 तक क्लास, 4 to 5 तक।
पास तो थ्योरी क्वेश्चंस का टाइम ही नहीं मिला मुझे। सर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन किस क्योंकि फील्ड अट्रैक्टिव होती है। फील्ड हमेशा जैसे किसी भी फॉर्मूले में ना, जैसे मैं बोलूंगा अब आर जब लिखूंगा मैं, तो आर तो सेंटर से बाहर की तरफ होगा। यस यही जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो तो सेंटर की तरफ होती है, तो इसलिए साइन एक माइनस है कि जो भी आर होगा उसके अपोजिट फील्ड। आर तो सेंटर से बाहर की तरफ होगी पोजीशन, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड तो टुवर्ड्स द सेंटर। आर और ई में अपोजिट रिलेशन होता है, जैसे डी बाहर की तरफ है लेकिन फील्ड तो सेंटर की तरफ है। फील्ड हमेशा बॉडी की तरफ, सेंटर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज जो हमने पढ़ा, वी हैव स्टडीड द ग्रेविटेशन, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दिस ऑल ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज ड्यू टू अर्थ। मैंने अभी तक अर्थ वर्ड यूज नहीं किया, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी ये चीज, कोई सिंपल स्फीयर भी हो सकता है, पेपर वेट भी हो सकता है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर अर्थ, कि भाई इस तरह के कंसेप्ट को अगर हम अर्थ में यूज करें तो हम वो कैसे यूज करें, जो भी अभी तक हमने पढ़ा। ये तो हम यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं, कि लॉ जो है वो सिर्फ अर्थ के लिए थोड़ी है। हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब यूनिवर्सली वैलिड है किसी भी दो बॉडी के लिए, किसी भी दो स्टार के लिए, सन और अर्थ के लिए। तो ये हमने जनरल पढ़ा, जनरल ग्रेविटी। तो वही जनरल ग्रेविटेशन जब अर्थ के लिए आ जाता है तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। जब जनरल ग्रेविटेशन को हम अर्थ के केस में अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द ग्रेविटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू रिवाइज सर। कर लेना, रिवाइज कर लेना। मॉड्यूल में से क्या करें सर? आप ये पढ़ लो जहां तक पढ़ा हमने अभी तक, नहीं, मतलब थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल कर लो। एक्सरसाइज अभी एक्सरसाइज का बताना, एक्सरसाइज मत करो अभी। थ्योरी सॉल्व एग्जांपल इन चैप्टर कर लो जितना पढ़ा है आपने। यस। एक्सरसाइज तो पूरे चैप्टर के बाद ही फिजिक्स में करनी चाहिए, तो ये सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर। रचित ग्रेजुएशन में अभी 2-3 लेक्चर और लग जाएंगे, 3 लेक्चर और लगेंगे।